हेलो बैंकर्स। जैसा कि हम जानते हैं कि जेआईबी एग्जामिनेशन जो है वो बहुत करीब आ गया है। तो इस टाइम पे हम ऐसे रिसोर्सेज ढूंढ रहे हैं कि कम समय में अच्छी तैयारी हो जाए, रिवीजन अच्छी हो जाए। तो हम आपके लिए ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज लेके आए हैं। तो आज के सेशन में मैं आपके साथ लगभग 50 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी, जिससे आपके मॉड्यूल बी के ये जो आपके सामने चैप्टर्स लिस्टेड हैं उनकी आपकी अच्छी रिवीजन हो जाए। बाकी आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट। तो चलिए अब क्वेश्चंस की बात करते हैं। सबसे पहले है अ माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट इज। जो माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको लेके क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, क्या वो वैलिड है अगर गार्डियन अप्रूव करे, क्या वॉइड है, या वैलिड फॉर नेसेसिटीज है, या फिर बोथ बी एंड सी। देखिए बोथ बी एंड सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। कैसे? जो माइनर है वैसे तो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर माइनर को लोन चाहिए अपनी नेसेसिटीज के लिए तो वहां उसको लोन मिल सकता है। ठीक है। तो वैसे अगर आप माइनर के साथ कोई भी और कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो वॉइड होता है, इनवैलिड होता है। तो डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है इन अ पार्टनरशिप फर्म द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इज लिमिटेड टू देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन, अनलिमिटेड, लिमिटेड टू देयर शेयर्स इन प्रॉफिट, या फिर नन ऑफ द अबव। तो पार्टनरशिप फर्म में जो सबसे बड़ा फ्लॉ होता है वो है अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है पार्टनर्स की। यानी कि अगर पार्टनरशिप फर्म घाटे में चला जाए और पार्टनरशिप फर्म का सब कुछ बेच के भी क्रेडिटर्स का कुछ पैसा देना रहता हो, तो जो पार्टनर्स होते हैं उनको अपनी पर्सनल एसेट्स के थ्रू भी वो पैसा पे करना पड़ता है। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। तो बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ पब्लिक कंपनी? परपेचुअल सक्सेशन, अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, नो सेपरेट लीगल एंटिटी, रिस्ट्रिक्शन ऑन शेयर ट्रांसफर। जो प्राइवेट कंपनी होती है ना उसमें शेयर ट्रांसफरेबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड होती है, नॉट इन पब्लिक कंपनी। और ये भी गलत है सी, क्योंकि जो कंपनी होती है उसकी अपनी एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होती है। शेयर होल्डर्स की सेपरेट होती है, कंपनी की एक अपनी लीगल आइडेंटिटी होती है, वो अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, केस कर सकते हैं, उन पे केस किया जा सकता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होती है। जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड कंपनी है वहां पे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है कि आपने जितने के शेयर्स खरीदे आपको मैक्सिमम उतना ही पैसा देना है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी भी होती है जहां पे जितना आपने अमाउंट गारंटी किया है उतना ही आपको देना है। तो ये भी गलत हो गया। परपेचुअल सक्सेशन ये बिल्कुल सही है, ए करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आई करेक्टेड, ए जो है वो करेक्ट आंसर है। परपेचुअल सक्सेशन होता है यानी कि लोग आते जाते रहते हैं, कंपनी को फर्क नहीं पड़ता। रिलायंस में पहले धीरू भाई अंबानी थे, उनकी डेथ होगी, मुकेश अंबानी आगे, फिर आगे उनके बच्चे आ जाएंगे, लेकिन कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, रिलायंस चलती जा रही है। ठीक है। अगला है वर्किंग कैपिटल इज प्राइमरीली यूज्ड फॉर परचेजिंग फिक्स्ड एसेट्स, डे टू डे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, पेइंग लॉन्ग टर्म डेट्स, या फिर फंडिंग डिविडेंड पेमेंट्स। तो जो वर्किंग कैपिटल होती है ना वो आपके रोज के खर्चे के लिए होती है कि आपको रॉ मटेरियल खरीदना है, आपको ट्रांसपोर्टेशन का पे करना है, आपको वेजेस पे करनी है। तो आपके डे टू डे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस में आपका वर्किंग कैपिटल यूज होता है। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी? तो क्रेडिट फैसिलिटी ना नॉन फंड बेस्ड और फंड बेस्ड होती है। फंड बेस्ड में आपको एक्चुअली उसी टाइम पे पैसा मिलता है, नॉन फंड बेस्ड में आपको उसी टाइम पैसा नहीं मिलता है। फ्यूचर में कोई कंटिजेंसी अराइज हो जाती है तब हो सकता है बैंक को पैसा देना पड़े। जब आप कैश क्रेडिट लेते हो, लोन लेते हो, या ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी लेते हो, ये फंड बेस्ड फैसिलिटी कि आपको फंड्स मिल रहे हैं। लेकिन जब बैंक गारंटी देता है तो उस टाइम आपको इमीडिएटली पैसे तो नहीं दे रहा। ठीक है। आपको कोई प्रोजेक्ट मिला, आपको बोला गया कि इस प्रोजेक्ट के लिए आप बैंक गारंटी दिलवा दो कि अगर आप कहीं पे प्रोजेक्ट ना पूरा करो तो बैंक को पैसे देने पड़ेंगे। तो बैंक ने गारंटी दे दी, तो इमीडिएटली बैंक कोई पैसे तो ना दे रहा है। आप अगर डिफॉल्ट करते हो, प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करते हो, तब बैंक पिक्चर में आएगा। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग क्रेडिट मॉनिटरिंग एज पर द प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग। क्रेडिट मॉनिटरिंग इज अ वन टाइम प्रोसेस कंडक्टेड आफ्टर लोन डिसबर्समेंट। तो देखिए क्रेडिट मॉनिटरिंग जो होता है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक ही बार नहीं करते हो आप। जैसे इवन अप्रेजल भी जब होता है किसी पर्सन का, जब उसको लोन लेना है तो जैसे ही वो एंटर करता हो जब तक उसको लोन नहीं मिल जाता मॉनिटरिंग होती है। इवन आफ्टर गिविंग द लोन मॉनिटरिंग की जाती है। तो ये गलत है पहला स्टेटमेंट, तो आप हटा लो पहला वाला। कहाँ कहाँ पे आता है पहला? ठीक है। तो आपको बिना पढ़े पता लग गया कि सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है क्योंकि वो सब में ही है। द ऑब्जेक्टिव इज टू एंश्योर adherence टू आईआरएसी गाइडलाइंस एंड सैंक्शन टर्म, इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन जो गाइडलाइंस है
उनको फॉलो किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, ये भी देखा जाता है क्रेडिट मॉनिटरिंग में, करेक्ट है। स्टैंडर्ड कोवेनेंट्स इंक्लूड सबमिशन ऑफ स्टॉक स्टेटमेंट्स एंड एमएसओडीज, तो ये भी बिल्कुल सही है कि जब किसी को लोन दिया जाता है तो उसकी स्टॉक स्टेटमेंट्स वगैरह ली जाती हैं, मंथली स्टेटमेंट्स ली जाती हैं, तो ये भी सही है। ठीक है। मॉनिटरिंग इंक्लूड्स डिटेक्टिंग अर्ली वार्निंग सिग्नल्स एंड अवॉइडिंग कॉस्ट ओवररन्स, बिल्कुल सही। आप जब क्रेडिट मॉनिटरिंग कर रहे हो, आप ये ध्यान रख रहे हो कि अगर कोई अर्ली वार्निंग सिग्नल्स है किसी लोन में, आप पहले अलर्ट हो जाओ, पहले ही स्टेप्स ले लो और आपकी कॉस्ट ना बढ़े, ओवररन ना हो। तो यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। द ऑपरेटिंग साइकिल इन अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंक्लूड्स परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल, प्रोडक्शन, सेल्स, कैश कलेक्शन, सेल्स, प्रोडक्शन, कैश कलेक्शन, प्रोडक्शन, सेल्स, या नन ऑफ द अबव। तो जो आपका ऑपरेटिंग साइकिल होता है वो रॉ मटेरियल के परचेसेस से शुरू होता है, फिर उस रॉ मटेरियल से आप कुछ बनाते हो, उसे बेचते हो और फिर कैश कलेक्ट करते हो। तो ये आपका एक ऑपरेटिंग साइकिल है। तो कॉमन सेंस से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। पेपर में ना आपको ये ध्यान रखना है कि देख के नहीं घबराना कि ये तो पढ़ा ही नहीं है। आप नोटिस करना, आपके पेपर में कम से कम 15-20 क्वेश्चंस सिंपल कॉमन सेंस वाले होते हैं, स्पेशली मॉड्यूल डी के क्वेश्चंस, और बहुत सारे ऐसे होंगे आपको देख के लगेगा कि यार आता नहीं है, लेकिन जब आप ऑप्शन एलिमिनेट करना शुरू करते हो तब आपको लगता है कि अरे ये तो बहुत आसान था। तो कभी भी क्वेश्चन देख के नहीं घबराना है, बिना पढ़े आगे मत बढ़ना, बहुत बार कॉमन सेंस से हो जाएगा। ओके। Under the Tandon Committee's first method of lending, the borrower's contribution to the working capital is, देखिए जो टंडन कमेटी का जो मेथड ऑफ लेंडिंग था, उन्होंने ये बोला था कि जितना भी वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है, वर्किंग कैपिटल गैप है, 25% बोरोवर खुद इकट्ठा करे, 75% बैंक दे देगा। तो 25% ऑफ द वर्किंग कैपिटल गैप जो है वो बोरोवर को खुद अरेंज करना होता है, कि जो रिक्वायरमेंट है 25% खुद से अरेंज करना है और बाकी का जो है वो बैंक आपको दे देगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ बैंक गारंटीज, बैंक कौन सी गारंटी देता है? फाइनेंशियल गारंटी देता है और परफॉर्मेंस गारंटी भी देता है, कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं करोगे तो बैंक कंपनसेशन देगा सामने वाली पार्टी को। ठीक है। और फाइनेंशियल गारंटी वहां पे होती है जहां पे डिपॉजिट का रिक्वायरमेंट होता है, कि सरकार बोलती है कि या तो डिपॉजिट रखो या फिर गारंटी दिलवा दो। डेफर्ड पेमेंट गारंटी होता है कि अगर मान लो मैंने बाहर से कोई चीज एक्सपोर्ट कराई जो 50 करोड़ की है, मैं एक साथ 50 करोड़ नहीं देना चाहती, मैं इंस्टॉलमेंट्स में देना चाहती हूँ, सामने वाली पार्टी को मेरा बैंक गारंटी दे देगा कि ये जो किस्तें हैं जरूर पे करेगी, अगर ये नहीं पे करेगी तो हम एज अ बैंक पे कर देंगे, तो वो डेफर्ड पेमेंट गारंटी होती है। म्यूचुअल फंड गारंटी कोई ऐसी गारंटी नहीं है जो बैंक देता है। तो 1 2 3 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अगला है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग यूनिवर्सल बैंकिंग एंड नैरो बैंकिंग। यूनिवर्सल बैंकिंग ऑफर्स अ वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट एंड बैंकिंग। तो जो यूनिवर्सल बैंकिंग है उसमें सारे टाइप की सर्विसेज हैं, अलग अलग टाइप की सर्विसेज देते हैं, यूनिवर्सल नाम में ही है कि सब टाइप की फाइनेंशियल सर्विसेज दे रहे हैं, इंश्योरेंस है, इन्वेस्टमेंट है, बैंकिंग है। करेक्ट है ये। तो आप देखो फर्स्ट तो सही है, तो सेकंड को एलिमिनेट कर दो, बी ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो। नैरो बैंकिंग रिस्ट्रिक्ट्स लेंडिंग एंड फोकसेस ओनली ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड सेफ इन्वेस्टमेंट्स। तो नैरो बैंकिंग जो होती है ना, वो सिर्फ सेफ इन्वेस्टमेंट्स करती है, इसीलिए उसके नाम में नैरो है, कि हर जगह नहीं वो पैसा डाल रहे हैं, सिर्फ जो सेफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वही पैसा डालते हैं। यूनिवर्सल बैंकिंग लीड्स टू हायर रिस्क ड्यू टू डाइवर्सिफिकेशन, तो सही है। अब यूनिवर्सल बैंकिंग तो सब कुछ कर रहे हैं, तो रिस्क भी तो ज्यादा है ना उनका, हर जगह पांव फैला लिए, सही है। नैरो बैंकिंग हैज हाई क्रेडिट रिस्क ड्यू टू एग्रेसिव लेंडिंग प्रैक्टिसेस, ये गलत है। नैरो बैंकिंग तो सेफ खेलती है, कि आप सिर्फ सेफ जगहों पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो फोर्थ तो हो ही नहीं सकता, तो जहां पे फोर्थ है वो हटा दो। ठीक है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी। 1 2 एंड 3 करेक्ट है, फोर्थ वाला जो है वो इनकरेक्ट है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट असेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो अगर आपको एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करना है, ऑफर एक पर्सन करेगा, सामने वाला एक्सेप्ट करेगा, करेक्ट। लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, अगर मैं आपको गाड़ी दे रही हूँ उसके बदले में आप मुझे पैसे दे रहे हो, तो लॉफुल है कंसिडरेशन। कंपिटेंस ऑफ पार्टीज, आप और मैं दोनों साउंड माइंड के होने चाहिए, आप और मैं दोनों मेजोरिटी एज के होने चाहिए। ठीक है। तो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो हमारा कॉम्पिटेंस जरूरी है। माइनर अनसाउंड माइंड का पर्सन, इंसॉल्वेंट, वो नहीं कॉन्ट्रैक्ट कर सकते, ये भी सही है। रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन, ये गलत है। आप जो कॉन्ट्रैक्ट होता है अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आप ओरली भी कर सकते हो और रिटर्न भी कर सकते हो, तो डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट क्रेडिट ऑडिट प्रोसेस इन बैंक्स। क्या क्रेडिट ऑडिट सिर्फ बड़े लोन्स का होता है? ऐसा कहाँ पे लिखा है?
ठीक है, तो आप एलिमिनेट करो। ठीक है, आप एलिमिनेट करो, जहां जहां पे वन है उसको आपने एलिमिनेट कर दिया। इट इंक्लूड्स रिव्यू ऑफ सैंक्शन एंड पोस्ट सैंक्शन कंप्लायंस, की क्या सैंक्शन के टाइम पे हमने सब रूल्स फॉलो किए हैं, पोस्ट सैंक्शन कंप्लायंस हो रही है नहीं हो रही है, सही है, तो सेकंड तो सही है। अब आपको बिना पढ़े पता लग गया है, अगर आपने सिर्फ वन एलिमिनेट कर दिया, आपको बिना पढ़े पता है कि सेकंड और थर्ड सही है। ठीक है, इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग अर्ली वार्निंग सिग्नल्स, करेक्ट। इट एम्स टू इम्प्रूव क्रेडिट क्वालिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्कुल सही। क्रेडिट ऑडिट के थ्रू आप चेक करते हो कि कहीं पे गैप्स हैं, आपके स्टाफ को कोई ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, आप कंप्लाइंसेस में कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हो, तो क्रेडिट क्वालिटी इंप्रूव होती है, एडमिनिस्ट्रेशन इंप्रूव होता है, तो सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ लिक्विडिटी इन लेंडिंग। इट इंश्योर्स दैट मनी लेंट इज नॉट लॉक्ड अप फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड। तो जब आप लिक्विडिटी मेंटेन करते हो एज अ बैंक, आपको ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपका सारा पैसा लॉन्ग टर्म में है या सारा पैसा शॉर्ट टर्म में फंसा हुआ है, कि आपने सारे लॉन्ग टर्म लोन्स दे दिए सारे शॉर्ट टर्म्स, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है। एडवांसेस फॉर वर्किंग कैपिटल पर्पसेस आर प्रेफर्ड फॉर लिक्विडिटी। अगर आप वर्किंग कैपिटल के लिए लोन्स देते हैं तो क्या उन्हें प्रेफर किया जाता है, तो यस, क्योंकि वर्किंग कैपिटल जब आप लोन्स देते हो ना, दे आर रीपेबल ऑन डिमांड, तो बैंक डिमांड करता है और बैंक को पैसा मिल जाता है वापस। ठीक है, और शॉर्ट टर्म में जब आप डिमांड करोगे आपको मिल जाता है, और ऑन गोइंग फैसिलिटी होती है वर्किंग कैपिटल के जो लोन होते हैं। बैंक्स यूज एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट टू मैनेज फंड्स लिक्विडिटी। तो कॉमन सेंस की सी बात है कि बैंक जो है एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट यूज करते हैं, तो ये भी सही है। लिक्विडिटी इज अनरिलेटेड टू द रीपेमेंट शेड्यूल्स ऑफ डिपॉजिट्स, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। लिक्विडिटी मैनेज कैसे होगी, तो आपको शेड्यूल देखना पड़ेगा ना। अगर सारे ही लेट पेमेंट कर रहे हैं या सारे ही लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, तो आपकी लिक्विडिटी कम हो जाएगी, और सारे ही शॉर्ट टर्म, सबका रीपेमेंट शॉर्ट टर्म में है, तो लिक्विडिटी ज्यादा हो जाएगी। तो रीपेमेंट शेड्यूल जिसपे लोग आपको पैसा लोन का वापस दे रहे हैं या आपको लोगों को पैसा वापस देना है, तो वो जरूरी है ना रीपेमेंट शेड्यूल चेक करना। तो डी बी जो है सही है, क्योंकि हमारा फोर्थ ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट इज एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड के बारे में कौन सा सही है, क्या मैंडेटरी है टू रजिस्टर अ पार्टनरशिप डीड विद द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। तो देखो, कभी भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो हमारा पार्टनरशिप एक्ट है, वो ये नहीं बोलता कि पार्टनरशिप को रजिस्टर कराना चाहिए, कराओगे तो फायदे में रहोगे, लेकिन कराना कंपलसरी नहीं है। द पार्टनरशिप डीड गवर्न्स द राइट्स ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स। तो ये बिल्कुल सही है। जो पार्टनर्स होते हैं वो एक पार्टनरशिप डीड नाम का डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, जिसमें मेंशन्ड होता है कि किस पार्टनर के क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज हैं और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। पार्टनरशिप डीड मस्ट इंक्लूड प्रोविजंस फॉर प्रॉफिट शेयरिंग बट नॉट फॉर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ऐसा नहीं है कि पार्टनरशिप डीड में सिर्फ प्रॉफिट की बात होती है, किस पार्टनर के क्या रोल्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा। पार्टनरशिप डीड इज ओनली रिक्वायर्ड व्हेन डीलिंग विद इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस। तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है। पार्टनरशिप डीड तो ओवरऑल बताती है कि किस पार्टनर ने कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, कितना प्रॉफिट मिलेगा, किसकी क्या ड्यूटीज और राइट्स हैं। तो सिर्फ बी स्टेटमेंट जो यहाँ पे सही है, सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज व्हाट इज द लाइबिलिटी ऑफ अ कर्ता इन अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। लिमिटेड टू देयर शेयर इन द फैमिली प्रॉपर्टी, अनलिमिटेड रिगार्डलेस ऑफ देयर शेयर, शेयर्ड इक्वली अमंग ऑल द मेंबर्स, या फिर डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में हमारे पास होता है कर्ता, जो एक तरीके से मैनेजर है, उसके बाद है को पार्टनर्स। तो जो को पार्टनर्स है उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, जितना उनका फैमिली की प्रॉपर्टी में शेयर है उतनी उनकी लाइबिलिटी हो सकती है मैक्सिमम, लेकिन कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। सो पी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायरमेंट्स फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट। कंपनी का जब इनकॉर्पोरेशन होगा तो क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन फाइल करना है रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास, तो ये बिल्कुल सही है। आपको एमओए एओए बनाना पड़ता है। वेरीफाई द रजिस्टर्ड ऑफिस विद द रजिस्टर ऑफ कंपनीज, ऑब्टेनिंग द रजिस्ट्रेशन रजिस्टर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो ये सारी चीजें करनी पड़ती है, कंपनी बनानी है तो एमओए एओए चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आप लेते हो रजिस्ट्रार से, और आपको अपना रजिस्टर्ड एड्रेस जो है वो भी आपको देना पड़ता है रजिस्टर ऑफ कंपनीज को। तो डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ट्रस्ट इज और आर करेक्ट। प्राइवेट ट्रस्ट आर गवर्न्ड बाय इंडियन ट्रस्ट एक्ट,
ट्रस्ट ऑफ मुस्लिम वाकफ इज कॉल्ड मुतावली. ट्रस्टी ट्रस्टी ऑफ मुस्लिम वाकफ इज कॉल्ड मुतावली. ट्रस्ट अकाउंट्स रिक्वायर अ ट्रस्ट डीड एंड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फॉर ओपनिंग. तो सारे ही सही हैं. जो हमारे प्राइवेट ट्रस्ट ट्रस्ट होते हैं वो इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अंडर आते हैं. पब्लिक ट्रस्ट के लिए पब्लिक ट्रस्ट एक्ट है. और मुस्लिम वाकफ का जो ट्रस्टी होता है उसे मुतावली बोलते हैं. एंड मुतवली भी, आई माइट बी प्रोनाउंसिंग इट इनकरेक्टली. और जो ट्रस्ट होता है उसको अगर अकाउंट ओपन करना है तो बैंक वाले ट्रस्ट डीड डिमांड करते हैं. आपका कोई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अगर है तो वो भी आप जमा करवाते हो. तो डी जो है करेक्ट आंसर है. चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल डिनोट्स द फंड्स नीडेड फॉर डे टू डे ऑपरेशंस. तो बिल्कुल सही है. रोज के जो खर्चे हैं वो आपका वर्किंग कैपिटल है. इट इज क्लासिफाइड इनटू ग्रॉस एंड नेट वर्किंग कैपिटल. तो बिल्कुल सही है. ओवरऑल जो आपकी एसेट्स है वो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है. एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज आपका नेट वर्किंग कैपिटल हो गया. शॉर्ट टर्म फंड्स आर मोर एक्सपेंसिव देन लॉन्ग टर्म फंड्स. तो ये गलत है. ठीक है. तो 1 और 2 करेक्ट आंसर है. जो शॉर्ट टर्म फंड्स होते हैं ना उनमें बैंक का रिस्क कम होता है. लॉन्ग टर्म के लिए अगर बैंक आपको लोन दे रहा है तो बैंक का रिस्क ज्यादा है. तो लॉन्ग टर्म फंड्स महंगे होते हैं कंपेयर टू शॉर्ट टर्म. तो ए करेक्ट आंसर है. अगला है एडवांस इज जनरली नॉट प्रोवाइडेड अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज ड्यू टू द नेचर ऑफ क्लॉजेस अटैच टू देम. तो हम अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को गिरवी रख के भी लोन ले सकते हैं. लेकिन कुछ ऐसी पॉलिसीज हैं जिनके अगेंस्ट आपको लोन नहीं मिलता है बिकॉज ऑफ द क्लॉजेस. चिल्ड्रन एंडाउमेंट पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं मिलता. करेक्ट. पॉलिसीज टेकन आउट स्पेसिफिकली फॉर पर्पसेस लाइक एस्टेट ड्यूटी. आपने किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए पॉलिसी ले रखी है जैसे कि एस्टेट ड्यूटी के लिए, तो आपको लोन नहीं मिलेगा. करेक्ट. चिल्ड्रन डेफर्ड पॉलिसी. करेक्ट. तो इन पॉलिसीज के अगेंस्ट आपको लोन नहीं मिलता है. तो ऑल ऑफ द अबव जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट इज नेचर ऑफ चार्ज क्रिएटेड वाइल एडवांसिंग अगेंस्ट LIC पॉलिसीज. असाइनमेंट, लियन, प्लेज या फिर सेट ऑफ. तो आप अपनी LIC पॉलिसी बैंक को असाइन करते हो जिसके अगेंस्ट आपको लोन मिल जाता है. आप अपनी पॉलिसी असाइन करते हो. तो ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है. आप अपनी बुक डेट्स जो है असाइन करते हो. चलिए, अगला है टू कीप बुक डेट्स एज कोलेटरल. एज ऑफ द बुक डेट्स शुड नॉट बी मोर देन. अगर आपको अपनी बुक डेट्स गिरवी रख के लोन लेना है तो आपकी बुक डेट्स किससे ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए. 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने. तो 6 महीने से पुरानी जो डेट्स होती हैं उनके अगेंस्ट आपको लोन नहीं मिलता है. कि आपने लोगों से वो जो पैसा लेना है, क्रेडिट पे आपने सामान बेच रखा है, तो वो 6 महीने से पुराने नहीं होने चाहिए. और काफी बैंक्स तो 3 महीने की भी पॉलिसी रखते हैं कि 3 महीने से पुराना अगर बुक डेट्स है तो हम उसके अगेंस्ट आपको लोन नहीं देंगे. अगला है, which of the following statement is correct regarding book debts as a collateral? This facility should be restricted to first class borrowers whose integrity and credit worthiness are beyond question. तो ये बिल्कुल सही है. जब आप किसी की बुक डेट्स को, बैंक बुक डेट्स को गिरवी रखवाते हैं. बुक डेट्स क्या है? मैंने क्रेडिट पे सामान बेचा आपको, आपने मुझे बोला कि मैम आप मुझे 10 लाख का सामान बेच दो, आपको मैं 2 महीने बाद पेमेंट कर दूंगी. तो मैं कहूंगी ठीक है, आपको मैं बिल ऑफ एक्सचेंज दूंगी, आप साइन करके एक्सेप्ट कर लोगे. अब ये मेरी बुक डेट है, इसके अगेंस्ट मुझे अभी पैसा मिलेगा 2 महीने बाद, लेकिन मैं उनको गिरवी रख के बैंक से लोन भी ले सकती हूँ. तो ये जो फैसिलिटी होती है ना, जो फर्स्ट क्लास के बोरोवर्स होते हैं जिनकी इंटेग्रिटी पे शक नहीं होता है, जो क्रेडिट वर्दी होती है, उन्हीं को ये फैसिलिटी मिलती है. बिल्कुल करेक्ट है. इट शुड बी ensured that the borrower keeps his account in a proper manner and the same are audited regularly. ये भी सही है कि बोरोवर जो है, मैं मेरे अकाउंट्स प्रॉपरली मैनेज्ड होने चाहिए, ऑडिट होने चाहिए, ताकि पता हो बैंक को कि सही है. द बोरोवर शुड हैव एन इफेक्टिव डेट कलेक्शन एंड कंट्रोल मैकेनिज्म. अब मैं इतना सारा सामान क्रेडिट पे बेच रही हूँ, तो मेरे पास उस डेट को कलेक्ट करने के लिए प्रॉपर मैकेनिज्म भी तो होना चाहिए ना. तो सारे के सारे स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट है. तो डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ एक्सटेंडिंग एन एडवांस अगेंस्ट गुड्स. क्या पर्पस है फॉर एक्सटेंडिंग एन एडवांस अगेंस्ट गुड्स? स्पेकुलेशन के लिए तो कभी भी आपको लोन नहीं मिलता है. होल्डिंग पर्पस के लिए कि मार्केट से बहुत ज्यादा खरीद लिया और जब महंगा हो जाएगा तो बेचेंगे, तो नहीं. जेन्युइन ट्रेडिंग के लिए अगर आपको अपने गुड्स को गिरवी रख के लोन लेना है तो आप ले सकते हो कि मेरा जो माल पड़ा है इन द फैक्ट्री, उसको गिरवी रख के मैंने लोन ले लिया, ट्रेडिंग के लिए मुझे पैसा चाहिए. तो वो है करेक्ट आंसर. सी इज द करेक्ट आंसर. अगले, व्हाट इज द वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक टिपिकली कंडक्टेड? हाउ इज द वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक टिपिकली कंडक्टेड? देखो, मुझे अपने स्टॉक को गिरवी रख के लोन लेना है.
ठीक है। स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे होगा? एक तो होता है कि जो स्टॉक पड़ा है मेरे पास फैक्ट्री में, एक होता है उसका कॉस्ट, एक होता है उसका मार्केट प्राइस। इन दोनों में से जो कम होता है उसके बेसिस पे स्टॉक को वैल्यू किया जाता है। तो बेस्ड ऑन लोअर ऑफ द कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, तो जो कम होता है ना, उसके बेसिस पे आपको लोन मिलता है। Next question is, in hypothecation, the borrower retains ownership but not possession, both ownership and possession, neither ownership nor possession, only possession but not ownership. तो hypothecation में क्या होता है? मान लो मुझे अपनी कार को गिरवी रख के लोन लेना है, तो कार को मैं हाइपोथिकेट कर दूंगी। कार मेरी पोजेशन में रहेगी और कार मेरी ही ओनरशिप में रहेगी। अगर मैं लोन पे डिफॉल्ट करती हूँ तब मेरी कार की पोजेशन बैंक लेगा। अदरवाइज हाइपोथिकेशन में ओनरशिप और पोजेशन दोनों ही बोरोवर के पास रहते हैं। ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि अगर आपको ये क्वेश्चंस करते हुए फील हो रहा है कि मेरी प्रिपरेशन में कुछ कमी है, उतना अच्छा नहीं हो रहा है मेरा प्रिपरेशन, तो आपके पास अभी भी चांस है कि आप अपना प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लियरिंग द एग्जामिनेशन बढ़ा सकते हो। आप सुपर क्रैश कोर्स में एनरोल कर सकते हो कि ज्यादा समय तो नहीं है कि हम 60-70 क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ 12 दिन में सुबह शाम 24 क्लासेस अटेंड करनी है, और इन 24 क्लासेस में 12 दिन में आपके जो चारों कंपोनेंट्स हैं इनका मेजर सिलेबस कवर हो जाएगा। सो बहुत ही लिमिटेड टाइम में अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा, क्योंकि जो अभी हमें फील हो रहा होगा कि नहीं इतना अच्छा प्रिपरेशन नहीं है, ये तो 25 में से मुझे 10 क्वेश्चन भी नहीं आते, तो सुपर क्रैश इज द वे टू गो। तो आईएफएस, पीपीबी, एएफएम, आरबीडब्ल्यू चारों के क्लासेस होंगे। आपको नोट्स, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस क्वेश्चन सब कुछ मिलेगा। कभी लाइव क्लास मिस हो जाए तो आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, रिविजन के लिए भी रिकॉर्डेड देख सकते हो। तो आप हमारे वेबसाइट पे जाओगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है वहां पे कोर्सेज का लिंक है, आप वहां से हमारे सुपर क्रैश कोर्स में एनरोल कर सकते हो, एंड यू कैन यूज द कोड JAP80। चलिए आगे बढ़ते हैं और गिनते रहिए कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि आपको कोर्स की जरूरत है या नहीं है। अगर अच्छी प्रिपरेशन है, आप 50 में से 40-45 करो, देन इट्स गुड, देन यू डोंट नीड एनीथिंग। नेक्स्ट इज, व्हेन शुड इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट्स, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, IVPs, KVPs एंड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बी टेकन इनटू अकाउंट। अगर बैंक ने एफडी के अगेंस्ट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के अगेंस्ट, किसान विकास पत्र के अगेंस्ट लोन दे रखा है, ठीक है, तो उनपे जो इंटरेस्ट बैंक चार्ज करता है, तो वो कब उसको रिकॉग्नाइज करता है एज ए इनकम? जो लोन पे इंटरेस्ट मिल रहा है उसको एज एन इनकम कब रिकॉग्नाइज करेगा? ऑन द डेट ऑफ द एडवांस, ऑन द ड्यू डेट प्रोवाइडेड देयर इज एडुकेट मार्जिन, ऑन द डेट ऑफ द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, या फिर व्हेन द अकाउंट बिकम्स एन एनपीए। तो बी जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। जब बैंक एफडी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, केवीपीस के अगेंस्ट लोन देता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर कस्टमर का लोन पे डिफॉल्ट कर लेगा, मार्जिन अगर आपके पास एडिक्वेट है, तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप अपनी इनकम रिकॉग्नाइज कर लो, क्योंकि आपको पैसा तो मिल ही जाएगा, क्योंकि एफडी आपके पास पड़ी है, किसान विकास पत्र इजीली लिक्विडेट हो जाएगा, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इजीली लिक्विडेट हो जाएगा, तो आपको पैसा तो आना ही आना है। कोई डर नहीं है, इनकम रिकॉग्नाइज कर लो कि हाँ इतना हम कमा लेंगे, हमने कमा लिया। आपको उसको डिले करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। चलिए, व्हाट शुड बैंक्स डू विद द इंटरेस्ट अक्रूड एंड क्रेडिटेड टू द इनकम अकाउंट इफ एन एडवांस बिकम्स एनपीए? देखो, 5 तारीख को मेरे लोन की किस्त थी, 5 तारीख को बैंक ने अपने अकाउंट्स में एंट्री डाल दी कि मेघा के लोन पे हमें 10,000 रुपए इनकम उन्होंने रिकॉग्नाइज कर ली। अक्रूवल बेसिस पे चलता है ना, आए ना आए एंट्री डाल देनी होती है, ड्यू हो जाता है जब। तो बैंक ने तो एंट्री डाल दी कि 10,000 आ जाएगा इंटरेस्ट का, लेकिन बाद में मैंने पे नहीं किया, मेरा लोन एनपीए बन गया। लेकिन बैंक ने तो पहले ही एंट्री डाल दी थी अपने अकाउंट में कि देखो जी 10,000 रुपए आ गए इनकम के, लेकिन मैंने बाद में एनपीए कर दिया। तो अब क्या करना है? कंटिन्यू करते रहो इंटरेस्ट डालना, रिवर्स और प्रोवाइड फॉर द इंटरेस्ट इफ नॉट रियलाइज, ट्रांसफर द इंटरेस्ट टू अ सस्पेंस अकाउंट, या फिर राइट ऑफ द इंटरेस्ट इमीडिएटली। तो आपको इसको रिवर्स कर देना है। ठीक है, इसकी रिवर्स की फिर आपको एंट्री डालनी पड़ेगी। अंडरस्टूड? चलिए, what should banks do if there is no clear agreement with the borrower regarding the appropriation of recoveries in NPAs? बैंक्स को क्या करना चाहिए अगर कोई क्लियर अग्रीमेंट नहीं है विद द बोरवर रिगार्डिंग द अप्रोप्रिएशन ऑफ रिकवरीज इन एनपीएस? अगर एनपीएस का अमाउंट रिकवर होता है, तो अगर बोरवर के साथ तो कोई क्लियर अग्रीमेंट नहीं है, तो तब क्या करोगे? Adopt an accounting principle for uniform and consistent appropriation. Apply recoveries first to principal and then to interest. Apply recoveries first to interest and then to principal. Follow the borrower's instruction. तो यहाँ पे अकाउंटिंग प्रिंसिपल कोई भी फॉलो करो, यूनिफॉर्मली और कंसिस्टेंटली फॉलो करो। अगर किसी का एनपीए हुआ था, बाद में वो पैसा रिकवर हो गया, तो अब क्या करोगे?
आप कोई भी पॉलिसी फॉलो करो, लेकिन आप कंसिस्टेंटली वही फॉलो करो। ये नहीं कि एक कस्टमर के लिए कुछ, किसी कस्टमर के लिए कुछ। ठीक है? आपको पहले प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज करना है या इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज करना है, या तो आपने बोरोवर से बात कर रखी हो कि आप क्या चाहते हो, हम आपने जो हमें पैसा दिया है, हम इंटरेस्ट की रिकवरी में डाल लें या प्रिंसिपल की। आपका कस्टमर ने कुछ बोला ही नहीं, तो आपकी कोई यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए कि हम क्या करेंगे उस टाइम पे अगर एनपीए का पैसा वापस आ जाएगा तो। What happens if the proceeds under the sale of pledged goods are less than the amount due for the debt? जो आपका सेल कर लिया आपने प्लेज्ड गुड्स का, दे आर लेस देन द अमाउंट ड्यू, कि पैसा आपको कम मिला है। मैंने लोन का डिफॉल्ट कर दिया, बैंक ने मेरे गहने बेच दिए, गहने बेच के भी पूरा पैसा रिकवर नहीं हुआ, तब क्या होगा? पॉनी रिटेन्स द सरप्लस, द पॉनर इज स्टिल लाइबल टू पे द बैलेंस, द पॉनी रिटर्न्स द एक्सेस अमाउंट टू द पॉनर, द पॉनी सेल्स द गुड्स अगेन। तो यहाँ पे जो पॉनर है वो स्टिल लाइबल रहेगा टू पे द बैलेंस। ठीक है? द पॉनर इज स्टिल लाइबल टू पे द बैलेंस। तो जितना लोन घटता होगा, कम पड़ता होगा पैसा, मुझे देने पड़ेंगे वो भी। In the event of default by the pawnbroker, the pawnee has the following rights: sue the pawnbroker for the debt, retain the pawned goods, search and seizure of pawner's property, sell the pawned goods after giving notice to the pawnbroker. अगर डिफॉल्ट करता है पॉनर, तो पॉनी क्या कर सकता है? एक्सेप्ट दिस, एक चीज नहीं कर सकता, स्पॉनर पे केस कर सकता है पैसा रिकवर करने के लिए। अगर मैं बैंक का पैसा नहीं दे रही हूँ तो बैंक केस कर सकता है, मेरी प्रॉपर्टी जो है, मेरे जो पॉन्ड गुड्स हैं वो अपने पास रखे रखेगा, उनको बेच के पैसा रिकवर कर सकता है, लेकिन मेरी प्रॉपर्टी का सर्च एंड सीजर, छापा मार लेना, वो थोड़ा ना बैंक कर सकता है। तो सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, इन व्हाट राइट्स डज अ पॉनी हैव अगेंस्ट थर्ड पार्टीज हु wrongfully deprive them of possession or injure the goods? कहते क्या राइट्स होते हैं पॉनी के थर्ड पार्टी के अगेंस्ट, अगर उनके पास जो पॉन्ड गुड्स पड़े हैं उनको कोई इंजर करे। मैंने अपना सामान बैंक के पास गिरवी रखा है, उसके बदले में लोन ले रखा है। ठीक है? अब जो मेरा सामान बैंक के पास गिरवी है, उनको कोई इंजर करने की कोशिश करता है, खराब करने की कोशिश करता है, तो बैंक के पास क्या राइट्स हैं एज अ पॉनी? कोई राइट्स नहीं है। या जो मेरे पास राइट्स हैं वही बैंक के पास राइट्स हैं, या वो मेरे खिलाफ ही केस कर देंगे, या गुड्स बेच देंगे जो बचे कुछ हैं। तो जो मेरे पास राइट्स हैं एज अ ओनर, कि मैं सामने वाले पे केस कर दूंगी ना जिसने मेरे गुड्स को हार्म करने की कोशिश करी है, तो सेम बैंक के पास भी राइट्स होता है। ठीक है? बी करेक्ट आंसर है। फॉर डिस्बर्सल ऑफ हाउसिंग लोन्स, बैंक रिक्वायर दैट द बोरोवर मस्ट हैव obtained permission from the borrower's employer, statutory and regulatory authorities, local banks and lending institutions, the construction firm involved. जो एक हाउसिंग लोन का जब डिस्बर्समेंट होता है, बैंक को परमिशन की जरूरत होती है। किससे? बोरोवर के एम्प्लॉयर से। क्यों होगी परमिशन की रिक्वायरमेंट? ठीक है? अगर किसी को हाउसिंग लोन देना है, तो बैंक्स रिक्वायर दैट द बोरोवर मस्ट हैव परमिशन फ्रॉम। किससे परमिशन की जरूरत है? कंस्ट्रक्शन फर्म से क्यों परमिशन की जरूरत होगी? ना बैंक से। कोई स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी अथॉरिटी, अगर उससे कोई परमिशन लेनी है तो वहां से परमिशन होगी कि आपका जो घर का नक्शा पास है, वो सारी चीजें। लेकिन बैंक से परमिशन, कंस्ट्रक्शन फर्म से परमिशन, वो जरूरत नहीं है। ठीक है? हाउसिंग लोन के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस अप्लाइज टू अनऑथराइज्ड प्रॉपर्टीज इन रिलेशन टू होम लोन अप्रूवल? अनऑथराइज्ड प्रॉपर्टीज है, उन पे क्या होम लोन मिल सकता है आपको? लोन्स कैन बी प्रोवाइडेड फॉर प्रॉपर्टीज इन अनऑथराइज्ड कॉलोनीज इफ दे आर रेगुलराइज्ड। तो नहीं, आपका चाहे अनऑथराइज्ड कॉलोनी बाद में रेगुलराइज भी हो जाए तो भी आपको उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन नहीं मिलेगा। होम लोन्स आर गिवन फॉर कमर्शियल प्रॉपर्टीज इन अनऑथराइज्ड एरिया। कोई फर्क ही नहीं पड़ता रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, लोन नहीं मिलेगा। Loans will not be granted for properties that fall under unauthorized colonies, even if these colonies have been regularized and development charges have been paid. ये करेक्ट आंसर है। अगर आपका घर एक अनऑथराइज्ड कॉलोनी में है, आप जितना मर्जी फीस पे कर दो, कुछ कर दो, रेगुलराइज करवा लो, उसके अगेंस्ट लोन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इज डेट सर्विस कवरेज रेशियो, डीएससीआर। अगर आपका 1.5 है, 1.5, तो उसका क्या मतलब है? आप अपना डेट नहीं पे कर पाओगे, आपके पास कंफर्टेबल पैसा है डेट पे करने के लिए, आप डिस्ट्रेस में है। तो देखो, 1.5 का मतलब है कि अगर आपका 100 रुपए का पैसा चुकाने वाला है ना, तो आपके पास 150 रुपया पड़ा है, यानी कि आप एक कंफर्टेबल पोजीशन पे हो डेट चुकाने के लिए। ये मतलब है डेट टू सर्विस कवरेज रेशियो 1.5 होने का। कम हो, एक ना, एक से भी कम हो, फिर तो मतलब आप डेट चुका ही नहीं सकते हो। एक है कि जितना डेट है उतना ही पे करने के लिए पैसा है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा होना चाहिए। 1.5 इज अ गुड डेट टू सर्विस, डेट सर्विस कवरेज रेशियो। नेक्स्ट इज अ डैश इज अ टाइप ऑफ प्रिंसिपल डेटर रिलेशनशिप
principal agent relationship where the agent acts not only as a salesperson or a broker for the principal but also as a guarantor of credit extended to buyer. अब देखो राहुल ने रोहित को बोला कि तुम मेरे एजेंट हो, मेरा ये सामान तुम्हें सेल करवाना है, ये कंसाइनमेंट सेल करवा दो। रोहित क्या करता है, इस सामान को क्रेडिट पे बेचता है और राहुल को बोलता है कि इस क्रेडिट पे बेचे सामान की मैं गारंटी देता हूं कि अगर पैसा नहीं आया सामने से तो मैं अपनी जेब से दूंगा। यानी कि रोहित ने रिस्क ज्यादा लिया एज एन एजेंट, तो वो डेल क्रेडर एजेंट है, उसको कमीशन भी ज्यादा मिलेगा। ऐसा एजेंट जो जो गारंटी भी दे देता है कि क्रेडिट पे जो मैंने सामान बेचा है उसकी मैं भरपाई करूंगा अगर सामने से पैसा नहीं आया तो वो डेल क्रेडर एजेंट होता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, पेमेंट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एनी एक्ट इज नॉट ड्यू टू द एजेंट बाय द प्रिंसिपल अंटिल द completion of such act. Agent will be entitled to no remuneration if a part of business is not conducted properly. देखो, अगर एक एजेंट है, उसको उसने 90% काम कर दिया, 10% काम सही से नहीं हुआ, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आप उसको रेमुनरेशन दोगे ही नहीं। 90% तो काम किया है ना, आप काट के पैसे उसको रेमुनरेशन तो दोगे ना। तो ये गलत है, ये बोलते हैं कि रेमुनरेशन देंगे ही नहीं। ठीक है, नॉर्मली पहला स्टेटमेंट सही है कि अगर आपने एजेंट को कोई काम दिया है, पूरा काम कंप्लीट होगा तब आप उसको पैसे दोगे, अनटिल अनलेस कि कोई स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट आपने किया हो। एजेंट के पास राइट टू लियन होता है प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी पे, तो बिल्कुल सही है। अगर एजेंट को पैसा नहीं दे रहा प्रिंसिपल उसका, तो एजेंट के पास राइट टू लियन होता है। प्रिंसिपल की ड्यूटी होती है कि वो एजेंट को इंडेमनिफाई करे। एजेंट सारे काम प्रिंसिपल की तरफ से कर रहा है, तो अगर कल कुछ गड़बड़ होती है तो प्रिंसिपल को उसको इंडेमनिफाई करना है ना। अगर एजेंट उसके अकॉर्डिंगली काम कर रहा है तो कोई भी लॉस की भरपाई प्रिंसिपल को करनी है, एजेंट को नहीं करनी है। तो गलत पूछा था तो बी गलत है। अगला है, ए ने एक कैरेज लिया बी से, हायर किया, ए ने बी से कैरेज हायर किया जो अनसेफ था और बी को खुद भी नहीं पता था कि मेरा कैरेज अनसेफ है। अब ए को चोट लग गई, अब इसमें क्या होगा, बी ए की चोट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बी रिस्पॉन्सिबल नहीं है क्योंकि उसको खुद नहीं पता था कि खराब है कैरेज। ए और बी लॉस डिवाइड करेंगे। देखो, नॉर्मली तो ऐसा होता है कि अगर आप कोई चीज किसी को बेलमेंट पे देते हो तो आपको जो जो गड़बड़ी पता है आप सामने वाले को बता दोगे, ताकि कोई इंजरी हो जाए तो उसको आप पहले ही बता दो कि ये करेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर आप छुपाओगे और सामने वाले को चोट लग गई तो आप रिस्पॉन्सिबल हो। अब जिस चीज का आपको ही नहीं पता उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हो। लेकिन अगर आपने कोई चीज किसी को हायर पे दी है, किसी ने आपसे घोड़ा हायर कर लिया, किसी ने आपसे गाड़ी हायर कर ली, हायर के केस में चाहे आपको फॉल्ट का पता हो ना हो, सामने वाले की इंजरी के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। तो बी इज रिस्पॉन्सिबल टू ए फॉर द इंजरी। हायर के केस में आप हायर पे देते हो किसी को कुछ। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग बेलमेंट। if the goods are bailed for hire, the bailer will be responsible for damages only if he is aware of the defect. तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पता हो ना पता हो, हायर पे चीज दी है, आप ही रिस्पॉन्सिबल हो। द बेली इज रिस्पॉन्सिबल टू द बेलर फॉर एनी लॉस ऑफ गुड्स इफ गुड्स आर नॉट रिटर्न ऑन टाइम। देखो, मैंने मैकेनिक को गाड़ी दी बेलमेंट पे, तो मैं बेलर हूँ, मैकेनिक बेली है, उसको मैंने बोला 10 दिन में गाड़ी वापस कर देना, वो बोला ठीक है। 15 दिन तक उसने गाड़ी वापस नहीं करी, 16वें दिन गाड़ी को कुछ हो गया, तो बेली रिस्पॉन्सिबल है, मैकेनिक रिस्पॉन्सिबल है। टाइम पे अगर कोई चीज वापस ना आए तो बी यानी कि टू ओनली यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट इज यूजुअली फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी इज बाय वे ऑफ पावर ऑफ अटर्नी, इंडेमनिटी बॉन्ड, गारंटी बॉन्ड, नन ऑफ द अबव। तो मुझे अगर आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी साइन करना है तो सबसे बढ़िया तरीका होता है पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू। मैं डोनर हूं, आप डोनी, या फिर मैं प्रिंसिपल, आप एजेंट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब सिक्योरिटाइजेशन। तो सरफेसी एक्ट में आता है ना सिक्योरिटाइजेशन, एसेट रिकंस्ट्रक्शन। तो सिक्योरिटाइजेशन का क्या मतलब होता है, फिजिकल एसेट्स को फाइनेंशियल एसेट्स में कन्वर्ट करना। आप अपनी फाइनेंशियल एसेट्स को पूल करके उनके अगेंस्ट सिक्योरिटीज इशू करते हो। The process of diversifying investments across various asset classes, the process of selling equity shares of a company to raise capital। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। आपके पास बहुत सारी ऐसी इलिक्विड एसेट्स पड़ी हैं जिनसे कोई पैसा नहीं आ रहा, तो आप उनको पूल करके एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को देते हो। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी उनके अगेंस्ट सिक्योरिटीज इशू करती है क्वालिफाइड बायर्स। चलिए आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग सरफेसी एक्ट। सरफेसी एक्ट डील्स विद फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस, बिल्कुल भी नहीं। इट अलाउज बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू ऑक्शन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज विदाउट एनी लीगल recourse। सरफेसी एक्ट अप्लाइज टू एसएमईज,
स्मॉल एंड मीडियम, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए है। इट एम्पावर्स बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू एनफोर्स देयर सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन सर्टेन एसेट्स विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। तो ये सही है कि सरफेसी एक्ट में क्या होता है कि अगर किसी ने आपका लोन नहीं चुकाया, तो उसने जो चीज गिरवी रखी हुई है उसको आप खुद ही अपनी पोजेशन में लेके पैसा रिकवर कर लो, आपको कोर्ट या फिर डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल जाने की जरूरत नहीं है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का काम होता है जब इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन हो रहा है उसमें असिस्ट करना, करेक्ट। लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स कंडक्ट करवाना, यस वो भी कई बार उनको काम मिल जाता है। ग्रांटिंग लोन्स टू द कॉर्पोरेट डेटर, लोन का लेन देन की तो बात ही नहीं है, क्योंकि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल आता ही पिक्चर में तब है जब डिफॉल्ट हो चुका होता है। ठीक है। मैनेजिंग बैंकरप्टी प्रोसीडिंग्स, ये भी सही है कि बैंकरप्सी की प्रोसीडिंग्स को मैनेज कर सकता है, पूरे प्रोसेस में असिस्ट करता है। तो सी जो है वो उसका फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मैक्सिमम ड्यूरेशन फॉर कंप्लीटिंग द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस इंक्लूडिंग एनी एक्सटेंशंस। तो सारी एक्सटेंशंस मिल मिला के 330 डेज के अंदर जो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस है वो कंप्लीट होना चाहिए। Next is an asset should be classified as dash if it has remained in the substandard category for 12 months। तो 90 दिन तक अगर कोई लोन ना चुकाए तो वो सबस्टैंडर्ड लोन बन जा तो वो एनपीए बन जाता है। एनपीए में सबसे पहले वो बनता है सबस्टैंडर्ड। पहले साल एनपीए जब एसेट होती है पहले 12 महीने उसे सबस्टैंडर्ड बोला जाता है। 12 महीने के बाद वो डाउटफुल कैटेगरी में चला जाता है। तो बी जो है करेक्ट आंसर है। What is the main purpose of enacting the Recovery of Debts and Bankruptcy Act 1993? To help individuals declare bankruptcy, to speed up the recovery of dues owed to banks and financial institutions, to provide loans to businesses, to regulate the interest rate charged by the banks। तो रिकवरी ऑफ डेट्स एंड बैंकरप्सी एक्ट इसलिए लाया गया था कि पहले क्या होता था, कोर्ट में केसेस जाते थे कि कोई ने डिफॉल्ट कर दिया लोन पे, बैंक वाले कोर्ट के चक्कर लगाते रहते थे। लेकिन फिर डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल बनाया गया इस एक्ट के थ्रू, जिससे कि रिकवरी फास्ट हो सके। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल मैकेनिज्म। नेशनलाइज बैंक्स पे लगता है डीआरटी का मैकेनिज्म, आरआरबीज पे भी लगता है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव पे भी लगता है। लेकिन जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं सिंगल स्टेट वाले, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स पे तो लगता है डीआरटी, सिर्फ कोऑपरेटिव बैंक्स पे डीआरटी मैकेनिज्म नहीं होता क्योंकि उनका अपना मैकेनिज्म है। नेक्स्ट इज व्हाट इज अ स्पेशल मेंशन अकाउंट। जिसमें हाई बैलेंस हो, जिसमें सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हो, जिनमें अर्ली साइंस ऑफ स्ट्रेस हो, या फिर जो वीआईपी क्लाइंट्स के लिए होता है। देखो एनपीए आप 90 दिन बाद डिक्लेयर करते हो, लेकिन बीच के जो 90 दिन है जब कोई पैसा नहीं आ रहा है, 90 दिन बाद होता है ना एनपीए। तो वो जो बीच का टाइम है जब अर्ली साइंस आने लग गए कि भाई 4 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, ये पैसा नहीं दे रहा, उस टाइम पे स्पेशल मेंशन अकाउंट बोला जाता है। ठीक है। स्पेशल मेंशन अकाउंट सी। एसएमए 0, एसएमए 1, एसएमए 2। 0 to 30 डेज जब डिफॉल्ट हो चुके थे एसएमए 0। ठीक है। 31 to 60 डेज एसएमए 2, एसएमए 1। 61 to 90 डेज हो जाते हैं, फिर एसएमए 2 हो जाता है, उसके बाद फिर एनपी हो जाता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर अ वैलिड प्लेज। प्लेज करने के लिए क्या चाहिए? ओनरशिप ट्रांसफर, नो। डिलीवरी ऑफ पोजेशन, यस। रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट, नहीं। ओरली भी हो जाता है, इम्प्लाइड भी होता है। थर्ड पार्टी गारंटी, नो। अगर मुझे बैंक से लोन चाहिए, मैंने अपने गहने गिरवी रखे, तो मुझे गहनों की पोजेशन बैंक को देनी है, ओनरशिप नहीं देनी है। तो बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इन रिलेशन टू इंसॉल्वेंसी मैटर्स। इंसॉल्वेंसी मैटर्स में अगर इंडिविजुअल इंसॉल्वेंट हुआ है तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन सी है, किसके पास एप्लीकेशन जाती है? डीआरटी के पास जाती है। और अपील करनी है तो डीआरएटी के पास जाती है। और कंपनीज और एलएलपी के केस में जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल होता है। तो इंडिविजुअल्स और पार्टनरशिप फर्म के केस में डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स अंडर आईबीसी, और कंपनीज और एलएलपीज के लिए एनसीएलटी। नेक्स्ट इज इफ द मॉर्टगेजर डिफॉल्ट्स द सेल बिकम्स एब्सोल्यूट। ठीक है। इफ द मॉर्टगेज मनी इज रीपेड एज अग्रीड द सेल्स बिकम वॉइड। तो ये किससे रिलेटेड है? मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल, इंग्लिश मॉर्टगेज, यूजुफ्रक्चरी मॉर्टगेज, इक्विटेबल मॉर्टगेज। तो अगर मॉर्टगेजर ने डिफॉल्ट कर दिया तो सेल एब्सोल्यूट हो जाती है, अगर पैसे वापस कर दिए तो सेल कैंसिल हो जाती है। इसे मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल बोलते हैं। मुझे बैंक से लोन चाहिए, मैंने मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल में क्या किया, एक ऑस्टेंसिबल सेल कर दी, एक नकली सेल कर दी बैंक को। नकली क्यों? कि मैंने अपना घर बैंक को बेच दिया ऑस्टेंसिबली, यानी कि अगर मैंने लोन नहीं चुकाया
तो जो सेल है वो एब्सोल्यूट पक्की हो जाएगी, लेकिन अगर मैंने लोन चुका दिया तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा इस सेल का। तो ये मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल होता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आपके होमवर्क क्वेश्चंस है, इनका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देना है, और आपको मुझे ये भी बताना है कि आउट ऑफ 52 आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की रिस्क फॉर क्रेडिटर इन हाइपोथिकेशन। अगर आप हाइपोथिकेशन करते हो तो क्रेडिटर को, बैंक को क्या रिस्क होता है कि जो बोरोअर है वही गुड्स किसी और को भी हाइपोथिकेट कर सकता है, क्रेडिटर के पास फुल कंट्रोल होता है, बोरोअर की ओनरशिप चली जाती है, या क्रेडिटर जो है वो बिना बोरोअर के कंसेंट के गुड्स को सेल कर सकता है। कॉमन सेंस से करना बहुत इजी क्वेश्चन है, बाकी तीन क्वेश्चन तो बेसिर पैर की है। अगला क्वेश्चन भी होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 52। द लीगल इंस्ट्रूमेंट्स और डॉक्यूमेंट दैट फॉर्मलाइजेस द ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी फ्रॉम द मॉर्टगेजर टू द मॉर्टगेजी। तो क्या लीगल डॉक्यूमेंट बनता है मॉर्टगेज के टाइम पे? मॉर्टगेज, मॉर्टगेज डीड, हाइपोथिकेशन डीड, या लोन डॉक्यूमेंट? इसका आंसर आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और बताइएगा कितने क्वेश्चन सही हैं। तो अगर तो आपके 40 के अराउंड आराम से क्वेश्चन सही हो रहे हैं, यू माइट नॉट नीड अ कोर्स और यू माइट नीड इट फॉर रिवीजन ओनली। लेकिन अगर आपके उससे कम क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो यू कैन ऑप्ट फॉर द क्रैश कोर्स, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि 12 दिन आपको बस हमें देने हैं। ठीक है, तो आप जय बेटी कोड यूज करके इसमें एनरोलमेंट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन। ऑल द बेस्ट। कोई भी डाउट हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में पूछेगा। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।